सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों इस लाइन को बिल्कुल उल्टी कर दिया है निमाड़ की छाया ने। स्वागत है आपका छाया बिरला आज के हमारे इस अपना निमाड़ के मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है। ये आभार है आपका कमलेश सर कि आपने हमको इनवाइट किया है। एक सवाल जो आपकी व्लॉगिंग को देखकर, आपके लुक को देखकर जो जज किया जाता है कि छाया जी शादी कब करेंगी, तो शादी को लेके आप कुछ बोलना चाहेंगी? ऑडियंस जानना चाहती हैं व्हेन विल यू गेट मैरिड। सर वही जवाब देना चाहूँगी जो मैंने मेरे घर वालों को देकर रखा है। आपको लुक के, आपके जो लुक है ना उसको लेकर कई बार सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि आप पैंट शर्ट्स पहनती है। चूँकि कपड़ा कैसा पहनना है वो हमारी चॉइस होती है, लेकिन कई बार लोग आपको इस पे जज करते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है? आप पहले से ही ऐसी हैं या फिर आपकी ये चॉइस है कि नहीं मुझे ऐसा ही रहना है? सर लोगों का तो क्या है कि उन्होंने दायरे बना लिए हैं। जिसके घर बच्चा होता है वो पुरुष को उसके दोस्त यही चीज़ पूछते हैं, भाई व्यवस्था कहाँ है, भाई व्यवस्था कहाँ है। फ़ोन से ही पूरा करती हैं फ़ोन से ही और एडिटिंग भी फ़ोन से ही करती हैं। एडिटिंग भी पूरी फ़ोन से करते हैं। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी समय लगता होगा, कैसे करती थोड़ा बताएं। हाँ सर, उसमें समय लगभग एक वीडियो एडिट करने में, 1 मिनट का वीडियो एडिट करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ये आप दिल्ली गई थी, आपने वहाँ पे ओपन माइक शायरी भी की। कुछ शायरी हो जाए तो पॉडकास्ट आगे बहुत अच्छा चलेगा। तो कोई शायरी, कोई 4 पंक्तियाँ आप यहाँ पेश करना चाहती हो? कि मन में ही रह गई जाने कितनी बातें, कह देते तो बवाल हो जाते और कर लेते अगर मन की तो माँ बाप के संस्कारों पर सवाल हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। इंस्टाग्राम से कितना कमा लेती हैं आप? आपके व्लॉग्स में ना एक वर्ड का बहुत जिक्र होता है और एक इंसान का बहुत जिक्र होता है। शायद आप उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। सर वो श्याणी है। निमाड़ कैसा लगता है? निमाड़ इतना फैला हुआ विशाल एरिया है, कैसा लगता है आपको? निमाड़ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, सबसे घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं, भाईचारे के साथ रहना पसंद करते हैं। नहीं तो आप कहीं बाहर जाइए तो वहाँ के तो जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी आपको गुंडे लगेंगे और यहाँ के जो गुंडे हैं वो भी आपको भाईचारे के साथ रहते हुए मिलेंगे। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों इस लाइन को बिल्कुल उल्टी कर दिया है निमाड़ की छाया ने। एक आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी लड़की से जो निमाड़ की शान है और हमारी एक निमाड़ रत्न है। दोस्तों आज आपको मिलाऊंगा एक ऐसी लड़की से जो हाईली एजुकेटेड है, हाईली मैच्योर्ड है और एक हैवी ड्राइवर भी है। वो अपनी गाड़ी से यहाँ वहाँ घूमकर निमाड़ की संस्कृति के बारे में बातें करती हैं, निमाड़ की संस्कृति से आपको मिलवाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इतनी हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी डाउन टू अर्थ और परिवार से जुड़ी हुई है। आज आप सबके बीच आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं निमाड़ की छाया, यानी कि छाया बिरला से। छाया बिरला जो है वो एक छोटे से गांव गवल की रहने वाली हैं जो कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है और वहां से वो पली बड़ी और अभी फ़िलहाल में सनावद में रहती हैं। काम भी करती हैं, पोइट्री भी करती हैं और आपको बता दूं कि इन्होंने दिल्ली में ओपन माइक भी किया है, यानी कि कविताएं भी कही हैं, एक अच्छी शायर भी हैं। यानी कि आज आपको मिला रहा हूँ एक ऐसी लड़की से मंच पर जो मल्टी टैलेंटेड है। उनका पूरा इंटरव्यू देखना, आपको आज उनकी एक डीपर साइड मिलेगी। एक ऐसी लड़की से आप मिलोगे जिसको आप रोज़ व्लॉगिंग के माध्यम से इंस्टाग्राम पर देखते हैं। ये इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्वागत है आपका छाया बिरला आज के हमारे इस अपना निमाड़ के मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है। ये आभार है आपका कमलेश सर कि आपने हमको इनवाइट किया है और ये एक प्लेटफॉर्म आप यहाँ की प्रतिभाओं को दे रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएट है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस काम में बहुत अच्छे से सफल हों। वैसे भी आप पहले से ही बहुत सफल हैं। यूट्यूब पर सर का चैनल है और साथ में मेरा भी ये पूरा ब्लॉग आप देखिए, इसको लाइक कीजिए, सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच छाया। आज हम जो निमाड़ की छाया हैं, जिसे आप निमाड़ की छाया के नाम से जानते हैं, इनकी डीपर साइड को एक्सप्लोर करेंगे। आज आपको बताएंगे क्योंकि अभी तक आपने अपना निमाड़ पर बहुत सारे पॉडकास्ट देखे लेकिन उनमें सभी लड़के थे। ये पहली लड़की हैं और शायद पहली लड़की होंगी। ये पहली लड़की हैं जो व्लॉगिंग करती हैं और अपने डेली रूटीन को शेयर करती हैं, साथ में बहुत सारे मैसेजेस भी देती हैं। जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला क्योंकि ये निमाड़ की संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर और काफ़ी चीज़ों को लेकर अवेयर हैं और काफ़ी कुछ बातें हुई। तो पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने MBA किया है,
जी सर। एमबीए करने के बाद छाया आपको ऐसा लगा कि एमबीए करने के बाद मुझे व्लॉगिंग कोई क्यों करेगा? आपने जॉब क्यों नहीं किया, आपने सीधा व्लॉगिंग स्टार्ट की? सर एमबीए करने के बाद ब्लॉगिंग करने का भी कोई मतलब प्राइमरी फैसला नहीं था ये कि एमबीए के बाद मुझे ब्लॉगिंग ही करनी है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जीवन में, बहुत सारे काम भी किए हैं मैंने। एमपी ऑनलाइन का कियोस्क भी चलाया है, शॉप भी चलाई है, कुछ समय के लिए कुछ महीनों के लिए जॉब भी की है। उसके साथ में घर परिवार के काम जो रहते हैं उनमें भी हेल्प की है। सभी चीज़ें कर कर देख ली। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि अब इन सब चीज़ों को छोड़कर निकलना चाहिए कहीं के लिए। लेकिन उस बीच में मुझे मेरे बुआ जी के लड़के हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको घूमने का शौक़ भी है तो आप व्लॉगिंग कर सकते हो और इसके थ्रू भी अर्निंग वगैरह होती है, लेकिन वो अर्निंग वाला सेकेंडरी फेज़ है मेरे लिए। मैंने अपने लिए ही कि एक कोई काम हो, बस वो अपनी दिनचर्या या फिर अपनी दिलचस्पी के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। छाया, आपको रुचि है डेली व्लॉग्स में। जी सर। मेरा सेकंड सवाल आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लिए, क्योंकि आपके व्लॉग्स में हम देखते हैं कि आप अपने परिवार को काफ़ी इन्वॉल्व करती हैं। आपके लिए परिवार के क्या मायने हैं, आपकी ज़िंदगी में परिवार का कितना इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, अपने माँ बाप को पीछे धकेलती जा रही है। माँ बाप से जब तक ज़रूरत होती है तब तक वो उनके पास रहते हैं, जब वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो माँ बाप उनके लिए पराये हो जाते हैं। आपके लिए परिवार के क्या मायने हैं? सर परिवार ही सब कुछ है और माता पिता तो वो शख्सियत हैं जिनको लोग भगवानों को पूजते हैं, और घर में माँ बाप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो परिवार को सबसे ज़्यादा अहम मानती हूँ मैं तो। और मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं वो परिवार से ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि मैं परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ और मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए। ठीक है, तो मतलब आप ये मानती हैं कि परिवार बहुत ज़रूरी होता है, परिवार एक अभिन्न अंग है। बहुत ज़रूरी होता है सर, हमारा जीवन ही उन्हीं की वजह से होना चाहिए, मतलब हमारा जीवन उन्हीं की वजह से होता है, तो हमारा जीवन उनके लिए भी होना चाहिए। अगर वो हमको जन्म देने में, हमको पाल पोस कर बड़ा करने में अपना जीवन पूरा लगा देते हैं, तो हमारे भी जो दायित्व, जब हमको लेना होता है तो हम सब कुछ लेते हैं, हम बिल्कुल हक से कहते हैं कि मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे लिए ये चीज़ कीजिए। लेकिन जब दायित्वों की बात आती है तो लोग अपने पैर पीछे करने लग जाते हैं। एक जनरल सी बात है कि घर में अगर 2 बेटे हैं और उनके साथ अगर माता पिता एक के साथ रहते हैं तो दूसरा ये सोचता है कि ज़मीन तो वो खा रहा है तो वो करेगा, मैं क्यों करूँ। ये वाली सोच जहाँ पर पनप चुकी है वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा परिवार, मैं इस बात के लिए सराहना करूँगी मेरे परिवार की, कि हमारे परिवार में कभी इस चीज़ की बात ही नहीं होती है कि वो उनके पास रहते हैं तो वो करें, हम क्यों करें। इस परिवेश में हम पहले से ही पले बड़े हैं, तो वही चीज़ें हमारे अंदर भी आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि छाया जी एक व्लॉगर तो हैं, लेकिन साथ में परिवार, अपनी माटी, अपनी संस्कृति को लेके काफ़ी अवेयर हैं, और पूरे कॉन्वर्सेशन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चूँकि ये एक लड़की भी हैं, तो हमारे समाज में कई बार लड़कियों को बराबर मौका नहीं मिलता है, लेकिन इन्होंने साबित किया कि देखो भाई, मेरा अपना स्टाइल है ज़िंदगी जीने का, मेरा अपना तरीका है और मैं समझौता नहीं करूँगी। तो एक सिंपल सवाल, क्योंकि हम आपको रोज़ गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, आप गाड़ी से जगह जगह पर जाते हैं, व्लॉग करते हैं, अपना रूटीन बताते हैं, आपको आपके जो लुक है ना, उसको लेकर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आप पैंट शर्ट्स पहनती है। चूँकि कपड़ा कैसा पहनना है वो हमारी चॉइस होती है, लेकिन कई बार लोग आपको इस पे जज करते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है? आप पहले से ही ऐसी हैं या फिर आपकी ये चॉइस है कि नहीं, मुझे ऐसा ही रहना है? सर लोगों का तो क्या है कि उन्होंने दायरे बना लिए हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि कुछ भी पहन लेना चाहिए। मैं जो अभी के कल्चर के हिसाब से, अभी की सोच के हिसाब से जिसको लोग फैशन समझते हैं, मैं उसको भी प्रमोट नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसा है कि ये सब चीज़ें मुझे मेरे परिवार ने, पहले शुरुआत में उनको शौक़ था कि लड़के जैसा रखना है तो उन्होंने पहनाया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक चीज़ होती है ना कि करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, तो वो वाली बात हो गई कि फिर मुझे आदत हो गई, तो फिर मैंने बदलने से मना कर दिया। कुछ समय आया भी, एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अब इतने समय रह लिए, अब बदलाव कीजिए। लेकिन वहाँ पर भी एक ही चीज़ ज़रूरी होती है कि उनको कन्विंस कर पाना। तो मैंने उनको कन्विंस किया, मैंने उनको बताया कि मुझे यही चीज़ें अब अच्छी लगने लग चुकी है। तो उनका भी ऐसा कोई दबाव नहीं आया और परिवार का साथ था, परिवार का सपोर्ट रहा,
उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो पाई। एक सवाल जो आपकी व्लॉगिंग को देखकर, आपके लुक को देखकर जो जज किया जाता है कि छाया जी शादी कब करेंगी, तो शादी को लेके आप कुछ बोलना चाहेंगी, ऑडियंस जानना चाहती हैं, व्हेन विल यू गेट मैरिड? ये मेरे परिवार की ओर से मुझे एक सबसे बड़ा सपोर्ट है कि मेरे परिवार में ऐसा एक भी शख्स नहीं है जो मुझे इस बात के लिए दबाव बनाता है कि तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है इसको बदलना पड़ेगा, शादी तो करनी ही पड़ेगी। इस तरह के दबाव मुझे कभी बनाए नहीं गए और उनका भी पूरा सपोर्ट है मुझे कि आप जो करना चाहते हो अपने जीवन में। तो शादी के लिए मुझे ऐसा कोई प्रेशर आया नहीं है और अब तो बिल्कुल न्यूट्रल चीज़ें हैं, उनको भी पता है कि जब उसको करनी होगी तभी करेगी। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, हाँ, लेकिन मेरा मन हुआ तो करूँगी और नहीं मन हुआ तो नहीं करूँगी। छाया जी, आप एक शायर भी हैं, आप काफ़ी, मैंने आपकी शायरीज़ देखी है, आप दिल्ली गई थी, आपने वहाँ पे ओपन माइक शायरी भी की। कुछ शायरी हो जाए तो पॉडकास्ट आगे बहुत अच्छा चलेगा, तो कोई शायरी, कोई 4 पंक्तियाँ आप यहाँ पेश करना चाहती हो? सर, ऐसा होता है ना कि जैसे मैं अगर मेरे जीवन के बारे में बताऊं तो मेरा जीवन सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कभी कभी निमाड़ी की एक कहावत है कि केड़ा खातन फास न गणनू। तो वही वाली बात है कि मेरा परिवार सपोर्टिव है, मेरा परिवार सपोर्टिव है, मेरे पास हर सुविधा है, मुझे जो चीज़ लगती है वो सब चीज़ें मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ मन में ख्याल आए थे, तब लिखा था कि मन में ही रह गई जाने कितनी बातें, कह देते तो बवाल हो जाते। कि मन में ही रह गई जाने कितनी बातें, कह देते तो बवाल हो जाते, और कर लेते अगर मन की तो माँ बाप के संस्कारों पर सवाल हो जाते। क्या बात है, क्या बात है। कहे कर लेते मन की तो माँ बाप के संस्कारों पर सवाल हो जाते। बहुत बढ़िया, शानदार। तो मतलब बहुत डीप है, मैंने कहा था ना, बहुत डीप है। आप ये पूरा व्लॉग ये पूरा पॉडकास्ट देखिए, क्योंकि व्लॉग वर्ड इसलिए आ रहा है हमारे दोनों के कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि ये व्लॉगर हैं और ये रोज़ व्लॉग्स बनाते हैं और आप लोग देखते हैं, आप बहुत सारा प्यार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे निमाड़ की लड़कियां भी आगे आएँ, वो अपनी चॉइस को लेकर फ्री रहें, उनको फ्रीडम मिले, अपने पहनावे को लेकर, अपने खाने को लेकर उन्हें फ्रीडम मिले, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस पूरे पॉडकास्ट को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप छाया दीदी के सपोर्टर हैं, अगर आप इन्हें सपोर्ट करते दिल से, तो ये पूरा पॉडकास्ट हमारे निमाड़ की हर लड़की तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि एक लड़की के दायरे फिक्स करने से उसका भविष्य पर कैसे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक लड़की को अधिकार है अपनी चॉइस के हिसाब से ज़िंदगी जीने का, वो जो बनना चाहती है वो बन पाए। हम इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके आगे ले जाएंगे। बस आप पूरा देखें और कमेंट करें आपको कैसा लगा, और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। व्लॉगिंग की बात करते हैं, आपके 10,000 के आसपास फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, अब यूट्यूब फेसबुक पर भी काम करती हैं, व्यूज़ आपके काफ़ी अच्छे आते हैं, लाखों में व्यूज़ आते हैं। ये बताइए छाया कि ये व्लॉगिंग की शुरुआत कैसे हुई? सर, व्लॉगिंग की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 में मेरा मन हो रहा था कि ये सब छोड़कर एक बार फिर से जॉब के लिए निकलते हैं। तो उस समय मुझे मेरे भैया ने सजेस्ट किया था कि आप व्लॉगिंग कीजिए। लेकिन व्लॉगिंग चैनल बनाया, 2022 से चालू भी किया था, लेकिन सफलता एक समय के बाद ही मिलती है। ये तय है, आपके जीवन में जो चीज़ होनी रहती है वही चीज़ होती है। तो कुछ समय तक किया भी मैंने, 1.5-2 साल तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन 2024 में मई जून में एक मैंने निमाड़ी व्लॉग डाला था, एक मिनी व्लॉग डाला था इंस्टाग्राम पे निमाड़ी, और वो बहुत अच्छा चला, उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आए। और उसके बाद फिर बचपन से ही मेरी आदत है ज़्यादा निमाड़ी बोलने की, क्योंकि अपनी मातृभाषा, अपने परिवेश को लेकर चलने की शुरुआत से ही एक लगन थी, मतलब एक मन था कि इसी चीज़ को करना है। तो निमाड़ी फ्लुएंट भी है मेरी, कुछ मतलब शब्दावली भी ऐसी है कि शब्द निमाड़ी के ज़्यादा उपयोग करती हूँ। तो वहाँ से फिर निमाड़ी ब्लॉगिंग स्टार्ट की और वही सफ़र अभी तक चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सफ़र तो चल ही रहा है, लेकिन लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनको आपकी जो भाषा है, जो मधुर भाषा है छाया जी, वो बहुत प्यारी लगती है। मैं खुद भी आपके व्लॉग्स देखता हूँ, हमारा पूरा परिवार देखता है, और ये कहीं ना कहीं ट्रेंड है। मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ पर भी कई बार डिस्कशन होता है कि देखो आज छाया यहाँ गई है, आज इस दुकान पर गई थी और वहाँ पर उन्होंने यहाँ से मिठाई खरीदी, लाइक वी वॉच एवरीथिंग।
तो अच्छा लगता है। और आपकी आवाज़ में एक मधुरता है, एक वो स्वाद है जो कर्णप्रिय है। जैसे स्वाद एक होता है ना कि एकदम किसी की आवाज़ में ये झलकता है कि किसी को बहुत घमंड है, किसी को बहुत एरोगेंसी है ना। लेकिन आपकी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो अपने परिवार की आवाज़ है। छाया, मेरा ये सवाल है कि इंस्टाग्राम जैसे आप रील्स बनाती हैं, व्यूज़ आते हैं, फेसबुक यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, लोगों के लिए पैसा एक बहुत प्राइमरी है, तो इंस्टाग्राम से कितना कमा लेती हैं आप? सर ज़ीरो। अच्छा, ऐसा। क्योंकि अभी तक तो कोई कमाई की नहीं है और मेरा फोकस भी कमाई पर नहीं है। मेरा शुरुआत से ही मैंने जो भी काम किए, एक्चुअल में सच्चाई ये है कि मेरा मन बहुत चंचल है। मैंने बहुत सारे काम करके छोड़ भी दिए हैं, तो कमाई कभी भी मेरा प्राइमरी फोकस रहा नहीं। जितने भी काम किए उसमें लोगों से जुड़ना ही मेरा हमेशा प्राइमरी पर मैं लोगों से जुड़ना ही रखा है मैंने। और इसमें भी अगर आप मेरे वीडियोस भी देखेंगे तो मैं कभी लोगों से ये नहीं कहती हूँ कि आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। उसका रीज़न एक यही है कि मैं कभी भी पैसे के लिए या फिर मॉनेटरी टर्म के लिए कभी काम नहीं करना चाहती हूँ। लोगों से जुड़ाव रखना चाहती हूँ, भावनात्मक जुड़ाव बना रहे, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। देखिए दोस्तों, आज पैसे का युग है और हम सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ज़रूरी भी है, लेकिन हर किसी के लिए पैसा प्राइमरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अक्सर हम सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हैं तो हमें दिमाग में ये आता है कि यार ये कितने पैसे कमाता होगा और बहुत पैसे कमाता होगा, वॉटेवर। लेकिन छाया ने ये बताया कि उनके लिए पैसा प्राइमरी नहीं है। वो जो व्लॉगिंग करती है, वो जो अपना रूटीन जीती है, वो इसलिए करती है क्योंकि ये उन्हें अच्छा लगता है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, दुनिया में ज़िंदगी जीते जी तब स्वर्ग बन जाती है जब हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। दैट्स ग्रेट। छाया, ये बताइए कि आपका जब मैं व्लॉग देखता हूँ तो अक्सर उसमें मुझे दही मिलता है। जब आप खाना खाती हैं तो आपके खाने में दही कंपलसरी है। आप लास्ट में बोलते कि चलो भैया आज जो है अपनी दाल की सब्जी रोटी बनाई, और साथ में क्या क्या बोलते, कैसे बोलते हो? तो दही, दही का ऐसा क्या रोल है, मतलब आपके खाने में कंपलसरी है दही? सर देखिए, दही के दो रीज़न हैं। हाँ। सबसे पहली बात है, मुझे सब्जियां कम पसंद है। अच्छा। और दूसरा रीज़न ये है कि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैं हेल्थ को नेचुरल चीज़ों से ही ज़्यादा सही रखना पसंद करती हूँ। मैं दवाई, मेडिसिन, इन सब चीज़ों पर जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी रहो, यही चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सलाद और दही हमेशा मेरे भोजन में रहता है, ज़्यादातर तो रहता ही है। अच्छा, आप बीइंग अ गर्ल, एक लड़की हो के व्लॉग्स बनाती हो, मोबाइल चलाती हो, आप मुझे ये बताइए, आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते नहीं है कि ये सुबह से उठ के ये मोबाइल चालू कर दिया, रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और ये रील्स बनाती है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? व्हाट इज़ योर फैमिलीज रिएक्शन अबाउट इट? सर रील्स के बारे में तो उनको ज़्यादा पता भी नहीं था, और रील्स तो अभी चलने लगी है। लेकिन उससे पहले का मेरा जीवन भी यही है कि मुझे जहाँ जाना है मैं घूमने भी जाती हूँ, मैं सब करती हूँ। लेकिन कभी मुझे इस चीज़ के लिए कभी रोका टोका नहीं गया, कभी ये नहीं कहा क्या कि आप लड़की हो तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि गर्ल्स को 9:30-10 के बाद कभी कहीं जाने नहीं दिया जाए। और मेरे पिताजी का हमेशा से यही है कि अगर जैसे जनरली उनको जो भी चीज़ लगती है, अगर रात के 11 बजे भी लग रही है तो वो मुझे बोलेंगे कि ये चीज़ ला के दे दे मार्केट से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए कभी रोका नहीं। वो तो आगे रह के बोलते हैं कि जाओ ना, लेके आओ, क्या दिक्कत है, तुमको लाने में क्या समस्या है, जब अपन गलत नहीं है तो किसी और से क्या डरना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। और यही हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वहाँ पर इस समानता का एक जो माहौल है ना, वो होना चाहिए कि भाई लड़का रात को 11 बजे निकलता है अगर घर से तो उससे सवाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर लड़की 9 बजे भी घर से बाहर जा रही है तो उस पर क्वेश्चन मांगे कि तुम कहाँ जा रही हो। सोच का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। तो ये समान माहौल होना चाहिए, और समाज की भी जिम्मेदारी, केवल ये माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि समाज भी एक ऐसा सेफ माहौल दे लड़कियों को भी और लड़कों को भी कि हम कहीं भी कभी भी जाएं तो हमें ऐसा लगे कि यार ये मेरा देश है, यानी कि मेरा घर है, मेरा समाज है। जैसा मैं अपने घर के अंदर रहती हूँ वैसे ही मैं अपने गलियों में, अपने सोसाइटी में रहूँ। समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। होता क्या है कि मेरे पिता ने तो मुझे भेज दिया है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो थर्ड पर्सन, वो क्या कहेंगे लोग, ये कहने की बात है कि ये क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। और मानते लोग ऐसे बोलते हैं कि इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ध्यान उसी पर जाता है। होता है हमारे माता पिता को हम पर विश्वास है, हमको भेज दिया है,
लेकिन कोई तीसरा है, उसको इतनी परेशानी है कि वो वहाँ जाकर हमको भी कहेगा, घर जाकर पेरेंट्स को भी कहेगा और बाहर जाकर और 100 लोगों को भी कहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर में, एक चीज़ होती है ना कि लड़कियों को बहुत सिखाया जाता है, मैं तो यही कहूँगी कि लड़कियों को बहुत सिखाया जाता है, बहुत रोका टोका जाता है, लेकिन लड़कों को भी थोड़ा सा सिखाइए, उनको भी उनके दायरे समझाइए, उनको भी बताइए कि कोई अगर कहीं दिख रहा है तो अपने को अपनी सभ्यता में रहना है, या तो फिर घर में भी वो वैसे ही रहते हो, घर परिवार में अपनी बहनों से जैसे बात करते हो, और बहनों से ही क्यों, अगर कोई और भी रिश्ता है, जैसे आप, ठीक है आप उसको बहन की नज़र से नहीं देख रहे हो, वो आपकी व्यक्तिगत सोच है, आपके व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन आप उसको कम से कम ऐसे सेफ फील करवाइए कि ठीक है आप किसी भी नज़रिए से देख रहे हो, लेकिन आप उसकी सेफ्टी का तो कारण बने। कम से कम इतने संस्कार घर से मिलने चाहिए। आप जो बोल रहे हो कि सोसाइटी से मायने रखता है, लेकिन घर परिवार भी मायने रखता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, घर से भी ऐसे संस्कार मिलने होने चाहिए। जो दायरे बेटियों को सिखाए जाते हैं उसमें से कुछ दायरे बेटों को भी बताए जाए। यहाँ तो सीधी सी बात है, 10 एकड़ खेत छे, काई करनू छे, काई कर लेगा, तो काई करनू, सीधो बटीन खा, तो मन वो कर। तो ये वाली चीज़ जब सिखाई जाएगी सर, हमारे घर में भैया को और मेरे को इक्वली रखा गया है। वही 10 एकड़ खेत अगर है तो उनको अगर दिखाया गया है तो वो चीज़ मुझे भी दिखाई गई, और हमको तो सीधा कहा गया है कि तुम्हारा मन हो वो करो, हम पर डिपेंड मत हो। बहुत बढ़िया, तुम्हारे हिसाब से तुमको जो करना हो, मतलब काम के लिए भी कभी कोई रोक नहीं है कि आप ये काम मत करो, आप करो, पर उसके लिए हमको कभी मत बोलना कि ऐसा कर दो। आपका मन हो वो करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, ये अपनी जिम्मेदारी पर। आप कभी भी हमारे सिर पर इस चीज़ का ये मत करना कि आपने ऐसा बोला तब मैंने ऐसा किया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके घर में फ्रीडम मिली है। फ्रीडम बहुत मिली है सर। छाया जी, वैसे तो मैंने भी एमबीए किया है, और एमबीए करने के बाद हमारा तो एक ही मकसद था कि भैया कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाए, है ना, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई थी, तो नौकरी के लिए पैसों को हमने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन आपकी शख्सियत अलग है, आपके लिए पैसों के मायने अलग है। तो आपके हिसाब से पैसा क्या है? आपके हिसाब से पैसों की आपकी ज़िंदगी में मनी कितना इम्पोर्टेंस रखती है? सर 2 ही लाइनों में अपनी बात कहना चाहूँगी कि दौलत शोहरत के हम मोहताज नहीं, दौलत शोहरत के हम मोहताज नहीं, ये सब उन्हें मुबारक जिनके पास शख्सियत का तख्तो ताज नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आपके व्लॉग्स में ना एक वर्ड का बहुत ज़िक्र होता है और एक इंसान का बहुत ज़िक्र होता है, शायद आप उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, वो है श्याणी। ये श्याणी वर्ड क्या है, किसके लिए बोली जाती है ये वर्ड? वो श्याणी है या श्यानी है? सर वो श्याणी है। श्याणी है। वो मेरी कौन दादी है? का नाम है आपकी श्याणी। दादी है जी। जी। और जो आपने कहा कि वाकई में बहुत मोहब्बत करती हूँ, और उसका कारण है कि बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने उनके जीवन में। जो काम आप मुझे करते हुए देख रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि एक लड़के से कंपेयर करके, लेकिन उन्होंने पुरुषों से बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। कोई काम नहीं छोड़ा है। वो खेत में दवाई छींटना हो, आउत वक्खर, जो भी काम हो वो सब कर चुके हैं, और सभी कामों में अपना लोहा मनवाया है। अभी लगभग 85 की एज होगी उनकी, लेकिन आज भी अगर वो खेत में नहीं जाते हैं तो 2-3 दिन अगर नहीं गए तो उनका बुखार आ जाएगा, ऐसी कंडीशन है। तो उनका स्ट्रगल, उनका जो उन्होंने अपने हमारे लिए जो उन्होंने दायित्व, जनरली क्या है कि ये कह सकती हूँ मैं कि हमको जो पाल पोस कर बड़ा किया है उसमें उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, तब हम आज इस जगह पर आए हैं। बहुत बढ़िया। हम ये देखते हैं दोस्तों ना कि जो पुराने लोग होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, है ना। अभी आप देखो कि थोड़ा सा भी आजकल की लड़कियों को मम्मियाँ चाय तक बनाने नहीं देती है ना। लेकिन मैंने आपको इतना विनम्र पाया है जब से आप हमारे संस्था पर आई है, तो मतलब आप इतनी विनम्रता, आप अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल कैसे रखती हैं कि आप हमेशा रेडी टू गो है? लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एरोगेंस नहीं, कोई ईगो नहीं। आप एक फेमस व्लॉगर हैं, पर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मैं छाया को जब देखता हूँ तो मुझे एक सामान्य सी लड़की नज़र आती जिसका अपना नज़रिया है ज़िंदगी को लेकर। ये कैसे रख पाती हैं आप? सर उसके लिए सीधी सी बात है कि हमारा परिवेश जो है उसमें हमको ऐसा सिखाया गया है कि आप जिनसे भी मिलिए उनसे पोलाइटली ही मिलिए। विनम्रता सबसे बड़ा गुण होता है। आप कितने शिक्षित हैं, आप कितने धनवान हैं,
ये सब चीज़ें कभी मायने नहीं रखती है। आपके पास पैसा है और आप किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हो, तो वो आपके मुंह पे बोले चाहे नहीं भी बोले, लेकिन पीछे यही बोलेंगे अरे वो उसका क्या। लेकिन अगर आपने किसी से अच्छे से 2 बातें कर ली तो वो इंसान आपको जीवन भर नहीं भूल पाएगा। उसकी जीवन भर के लिए वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप चाहे कुछ रहें ना रहें, आपकी शख्सियत में चाहे कितने भी बदलाव आते रहें, लेकिन उसकी सोच यही रहेगी कि नहीं यार, उसने उस दिन मेरे से इतने अच्छे से बात की थी। तो वही चीज़ हमको सिखाई गई है और वही चीज़ हम हमारे व्यवहार में रखते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। छाया जी, जैसे हम सब लोग सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और आज का युवा उसे ही फॉलो करता है, पर ज़रूरी नहीं कि समाज में हर तबका आपकी बात को समझ पाए। तो कई बार बुरी कमेंट्स भी आती है, बैड कमेंट्स भी आती है। 10 कमेंट अच्छी है तो एक कमेंट किसी ने गलत भी लिख दी, तो आप उनसे कैसे डील करती है, आप क्या रिएक्ट करती हैं? कमेंट्स कभी भी इंसान अपनी सोच के हिसाब से करता है, और आप जो अपना कंटेंट बना रहे हो वो अपनी सोच के हिसाब से बना रहे हो, तो सामने वाला आपकी सोच से सेम टू सेम मैच तो नहीं कर पाएगा। या तो आप उनकी सोच को समझकर आप उसको अगर कुछ अच्छा जवाब उनका दे सकते हो उस कमेंट का, तो आप वो जवाब दीजिए। और अगर आपके पास वो सही जवाब नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ये ज़्यादा बेहतर रास्ता है मेरे हिसाब से। मैं इस चीज़ को सही मानती हूँ। और अगर आपके पास अच्छा जवाब है तो आप उनको जवाब दे दीजिए। अगर आप सही हैं, आप साबित कर सकते हैं तो बता दीजिए, और अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर लेट गो कर दीजिए उस चीज़ को। वेरी गुड। सबसे डिफ़िकल्ट काम ही होता है लेट गो करना, इतना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी देयर इज़ नो अदर चॉइस, क्योंकि आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते, हर व्यक्ति की सोच अपने हिसाब से होती है। आप ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। आप भी शायद कभी डिप्रेशन तो नहीं बोल सकते, टेंशन में गई हो, कभी आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई हो, उस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकली? सर, सबसे ज़रूरी तो होता है संयम। आपको अपने आप पर संयम रखना आना चाहिए। सबके पास परिस्थितियां बदलती रहती है और जीवन में एक ना एक बार तो ऐसी परिस्थिति ज़रूर आती है। कहने की बात है कि सफलता हर कोई चाहता है, हर कोई ख्वाब देखता है, और ख्वाब सबके टूटते हैं। कि जंजीरों से बंधे कुछ सपने होते हैं, जंजीरों से बंधे कुछ सपने होते हैं, उन्हें तोड़ने वाले कोई और नहीं अपने होते हैं। क्या बात है। मुझे मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव है सब चीज़ें की, लेकिन फिर भी मन में कुछ रह गया होगा ना, कि कुछ चीज़ें होगी कि यार ऐसा कर सकते थे अपन, ऐसा नहीं कर पाए। तो उन सब चीज़ों के लिए होती है, कभी कभी तनाव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और ये फेज़ सबके जीवन में आता है। मैं तो ये मानती हूँ सबके, आपके जीवन में भी आया होगा। पर उससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को संयमित रखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पिरिचुअली आप जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, मैं भी नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है आप किसी भगवान का नाम लेते रहो, जपते रहो। आप आंखें बंद करके कुछ समय के लिए, बस 10-15 मिनट के लिए बैठिए सुबह के समय में, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप दिल्ली गई थी ओपन माइक के लिए, क्या वाकया था, किसने बुलाया था, कैसा रहा वहाँ, कुछ बताएंगे? सर, हमारे निमाड़ में तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और दूसरी चीज़, इंदौर में भी आसपास मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लगा नहीं था। दिल्ली में बहुत सारे ओपन माइक्स हैं, और मैं बहुत पहले से लिखती थी, मतलब बहुत समय हो गया। मतलब अगर मैं सही तरीके से लिखती तो मैं 6-7 से राइमिंग कर सकती थी, और तब से लिखना आता था मुझे, पर मैंने तब लिखा नहीं था। लेकिन 2009-10 के बाद फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया था, और तब से लिखा हुआ रखा हुआ था मेरे पास। बहुत हिम्मत की थी उसके लिए भी मैंने, क्योंकि कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं कि जो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं, तो उसके लिए बहुत हिम्मत करके फिर ओपन माइक्स के लिए मैं गई थी। वहाँ पर बहुत सारे ओपन माइक्स रहते हैं, सैटरडे संडे वीकेंड में दिल्ली में बहुत सारे ओपन माइक होते रहते हैं, तो उन्हीं में पार्टिसिपेट किया था मैंने। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ऐसा है कि निमाड़ की छाया कोई एक आम छाया नहीं है, ये बहुत बड़ी छाया है जो दिल्ली तक गई हैं।
तो आपने दिल्ली का सफ़र तय किया, आप अभी व्लॉगिंग करती है, आपने मल्टीपल जॉब्स की, इसीलिए मैं आपको मल्टी टैलेंटेड कहूँगा, क्योंकि आप लिखती भी हैं, आप कविताएं भी बुक पढ़ती हैं, आपकी आवाज़ और आपकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत बढ़िया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और ये कला आप में से कई लोगों के पास होगी। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ मेरे पास स्पेशल आर्ट है, तो आप सोशल मीडिया पर आकर उसे दिखा सकते हैं। आप एक हैवी ड्राइवर हैं, जैसा मैंने आपके इंट्रो में कहा। आप बाइक चलाती हैं, कार भी चलाती हैं ना? जी सर। कहाँ से सीखी हैं सब? सर परिवार में भैया लोगों से ही सीखा है। बाइक मैंने 7th-8th से सीखी थी। अच्छा। लेकिन 2012 में दीदी की शादी के समय ऐसा लगा कि मतलब सीखा मैंने बहुत पहले से था, लेकिन 2012 में दीदी की जब शादी हुई तब कोई था नहीं घर पर हेल्प करने के लिए। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब चलानी चाहिए, अब अपने को ही ले जाना लाना करना पड़ेगा। तो तब चलाई थी। और कार भी लगभग मैंने 9th से सीखी हुई है, 2008-9 से सीखी हुई है। तो उसके बाद अभी चलाना तो अभी स्टार्ट किया है मैंने, और वो भी भैया ने ही सिखाया था। बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे समाज में ना एक दायरे, जैसे हमने दायरों की बात की, तो एक दायरा ये भी है कि भाई चोरी गाड़ी है, लग जाएगी, गिर जाए। खैर, आप समाज बहुत ऊपर उठ रहा है, जी सर। अब काफ़ी लड़कियां पढ़ने लगी हैं, गाड़ियां चलाने लगी हैं, देयर इज़ नो मच प्रॉब्लम। Yes, आप वीडियो शूट करती हैं, आपके वीडियोस में क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, व्लॉग्स बनाती। कैसे वीडियो शूट करती हैं आप, किससे करती हैं? कोई कैमरा है? मेरे फ़ोन से ही से अच्छा, फ़ोन से ही पूरा करती हैं? फ़ोन से ही पूरा। और एडिटिंग भी फ़ोन से ही करती हैं? एडिटिंग भी पूरी फ़ोन से करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो जो- काफ़ी समय लगता होगा, कैसे करती, थोड़ा बताएं। हाँ सर, उसमें समय लगभग एक वीडियो एडिट करने में, 1 मिनट का वीडियो एडिट करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और उसके लिए जो भी मुझे बोलना रहता है, वो पहले तो मैं पूरे दिन की क्लिप्स निकाल लेती हूँ, और वो क्लिप्स को देखकर फिर स्क्रिप्ट बनाती हूँ, और वो स्क्रिप्ट को फिर वॉइस ओवर में मतलब रिकॉर्डिंग ऐप में रिकॉर्ड करती हूँ, और फिर वो रिकॉर्डेड वॉइस को अपने वीडियोस के साथ एडिट करते जाती हूँ, क्लिप्स के साथ। तो इस तरह लगभग 4-5 घंटे का समय लग जाता है सर एक वीडियो एडिट करने में। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्तों। जिस क्लिप को आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स में देख के एंजॉय करते हो, उसके पीछे का हार्डवर्क आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा लगता है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे बीच में कि आप निमाड़ की छाया को ज़रूर फॉलो करें। इनके इंस्टाग्राम आईडी, उसे आप फॉलो करें, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सब्सक्राइब कर लेना, ये मत भूल जाना, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं। हमारी पहली सीरीज़ थी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की, लेकिन इस हमारे मंच पर अच्छे किसान, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे स्टूडेंट्स भी आने वाले। छाया जी, ज़िंदगी काफ़ी दौड़ती रहती है, काफ़ी भागती रहती है, और हमें भी बस में बैठ के भागना ही पड़ता है। शुरुआत कहाँ से हुई? आप जिस गांव से निकले, उस गांव का नाम, फिर कहाँ कहाँ रहे, और कहाँ कहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ से आपने क्या निकाला, आपको कैसे आपके मन में भाव उत्पन्न हुए? सर सबसे पहले तो गवल, जहाँ जन्म हुआ, बड़ौद के पास गांव है गवल, वहाँ रहे थे। 2000 में फिर हम बेड़ियाँ शिफ्ट हो गए थे, और 2000 से 2019 तक हम बेड़ियाँ रहे, और उसके बाद 2019 से भी यहाँ सनावद शिफ्ट हो चुके हैं। तो अभी सनावद में आप रहते, सनावद कैसा लगता है आपको, कैसा एरिया है? बहुत अच्छा है सर। निमाड़ की तो कोई सी भी जगह हो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि निमाड़ के लोग ही इतने अच्छे हैं, इतने घुल मिल कर रहते हैं। तो हर जगह आप कहीं भी निमाड़ में चले जाइए, सभी जगह बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, निमाड़ से याद आया कि अपना निमाड़ हमने चैनल शुरू किया था कि निमाड़ की प्रतिभाओं को हम खोज सकें। निमाड़ कैसा लगता है? निमाड़ इतना फैला हुआ विशाल एरिया है, कैसा लगता है आपको? सर निमाड़ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, सबसे घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं, भाईचारे के साथ रहना पसंद करते हैं। नहीं तो आप कहीं बाहर जाइए तो वहाँ के तो जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी आपको गुंडे लगेंगे, और यहाँ के जो गुंडे हैं वो भी आपको भाईचारे के साथ रहते हुए मिलेंगे। तो ये सबसे ख़ास बात है। और निमाड़ का सबसे लोकप्रिय पर्व गणगौर, वो भी बहुत ख़ास है, और अभी आने वाला है। गणगौर को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, सभी को प्रिय है वैसे तो। जी सर। आपके लिए क्यों प्रिय है? आप ऐसी कौन सी बेस्ट चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? सर गणगौर एक तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वो उसका क्रेज़ जो है वो उस त्यौहार से जुड़ाव बहुत ज़्यादा अलग है। और दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि गणगौर पर सबसे मिल लेते हैं, तो पूरा गांव एक साथ एक जगह इकट्ठा होता है, वहाँ सबसे मिल पाते हैं। ये और ज़्यादा अच्छी बात लगती है मुझे गणगौर की। बिल्कुल बिल्कुल। निमाड़ में से कई टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई टैलेंटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं। आपको लगता है चाहे कि निमाड़ कहीं ना कहीं बाकी निमाड़ में प्रतिभाएं होने के बावजूद भी निमाड़ पीछे रहा है?
जितनी वैल्यू मालवा को, मध्य प्रदेश में या चंबल को, इनको मिली है, निमाड़ को नहीं मिल पाई। आपको लगता है कि हमें निमाड़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। जैसे अभी आपने मुझे बोला कि ओपन माइक के लिए आप दिल्ली गए, तो सर अगर यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म होता तो मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं, शायरी करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, लेकिन समस्या वही है कि यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो उभर कर आ ही नहीं पाती है। दूसरी चीज़ों में भी जैसे शिक्षा है, एम्प्लॉयमेंट है। आप पुरुषों के लिए तो ठीक है कि वो दुकान पर काम कर लेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट है? अगर यहाँ पर कोई कम पढ़ी लिखी महिला है तो उसके लिए झाड़ू पोछे के अलावा कोई काम ही नहीं है। मतलब कुछ फैक्ट्री हो, कुछ भी छोटा मोटा उद्योग वगैरह हो तो उसमें एंगेज किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई सी भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो महिलाओं के लिए तो रोजगार भी नहीं है और शिक्षा का भी स्तर लगभग ठीक ठीक है सर। ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि वास्तव में हमारा निमाड़ जो 5 जिलों में बसा हुआ है और भी बड़ा विशाल निमाड़ है ना। लेकिन आज हम देखें तो निमाड़ में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को धीरे धीरे पूरी की जाएंगी। सभी लोग लगे हैं और मेहनत कर रहे हैं और हम धीरे धीरे निमाड़ में बदलाव देख रहे हैं। एजुकेशन पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है। आपकी जो बात है कि वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ फैक्ट्रीज़ होनी चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो शायद धीरे 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 वो आगे आएगा। निमाड़ में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, जैसे महेश्वर है, नर्मदा नदी भी है। नर्मदा को लेके आपका क्या मायना है? नर्मदा को हम पूछते हैं, लेकिन आपकी एक अलग विचारधारा है, वो विचारधारा बताएं। सर देखिए, मैं भी माँ नर्मदा को पूजती हूँ, मेरे हर वीडियो में नर्मदा हर करती हूँ। पूजना एक अलग बात हो गई, मैं आस्था रखती हूँ मैया के प्रति, लेकिन आप जो पूजन करते हो, पूजा का मतलब लोग सीधी सी बात समझते हैं कि जाओ कंकु चावल चढ़ा दो और हो गई पूजा। ये पूजा का मतलब नहीं होता है। आप उसमें आस्था रखते हैं तो उसकी स्वच्छता के लिए भी आप काम कीजिए। आप जाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, दीपक लगाएंगे, कंकु चावल चढ़ाएंगे। कंकु चावल अभी केमिकल वाले आ रहे हैं, तो वो नर्मदा मैया के पानी को पहली बात तो दूषित कर रहे हैं। जितने भी लोग चुनरी चढ़ा रहे हैं, बस चुनरी चढ़ा देते हैं और उसमें छोड़ कर आ जाते हैं। वही चुनरी नीचे जाकर कीचड़ बनाती है। दूसरी चीज़ कि नारियल फोड़ते हैं लोग, नारियल फोड़ देंगे और उसकी जो नट्टी है उसको वहीं छोड़ देंगे, तो वो दूसरों के पैरों में चुभेंगी। तो आपकी ऐसी आस्था दूसरों के दुख का कारण बन रही है। तो इस आस्था से आपको जितना लाभ हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो यही मतलब जैसे आप फेंक के आए उसके पैर में चुभी, तो वो तो यही बोलेगा कि कौन फेंक के गया है। फिर आपके लिए 2-4 शब्द वो नहीं चाहते हुए भी उसके मन में निकल ही जाएंगे। तो इस तरह की आस्था रखने से अच्छा है कि माँ नर्मदा के किनारे बैठिए, आप आरती कीजिए, आप मन में कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफ़ी बड़ा मुद्दा उठाया है। 2-3 मुद्दे जो मैं कंक्लूड करूंगा। एक तो देखो, आस्था से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छाया जी चाहती है कि आप पूजा पाठ करें, सब करें, लेकिन जो सामग्री आप लेकर जाते हैं, आपको पता है हम देशवासी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, क्योंकि हम नर्मदा के जल को भी, नर्मदा को भी अपनी माँ के समान पूजते हैं, लेकिन वहीं पर हम गंदगी फैलाते हैं, वहाँ पर हम गलत भाषा का उपयोग करते हैं, चूँकि माताएं बहनें भी चाहती है। तो कोशिश करें, अगर आपको समझ में चीज़ आती है कि आप जो भी वहाँ पर कचरा डालते हैं उसको आप यूज़ करने के बाद डस्टबिन में डालें या अपने घर पर वापस लाएं। स्पेशली नारियल अगर आप फोड़ रहे हैं तो मछलियों को खोपरा चढ़ाने के बाद आप बाकी चीज़ें घर पर लाएं और उसको व्यवस्थित डस्टबिन में डिस्पोज करें। निमाड़ की अगर बात निकली, आपने समस्याओं की बातें उठाई, तो कुछ समस्याएँ और है ना। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर समाज में कई बार प्रतिबंध महिलाओं पर लगाए जाते हैं, लेकिन पुरुषों को छोड़ दिया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे ही समाज से आप भी आती हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके समाज में जो, मतलब आपका नहीं बोल सकते, हमारे समाज में आज युवा जो है नशे के शिकार हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर जनरल सी एक थॉट बना दिया गया है कि लड़कियां जो होती है वो सोना होता है तो उसको तिजोरी में रखा जाता है, और लड़के जो होते हैं वो लोहा होता है तो उसको कहीं भी पटक दो, लेकिन जंग उसमें भी लगता है। इस बात को कभी कहा ही नहीं जाता है। जंग लगने के बाद, जंग लग गया तो क्या हो गया, उसका उपयोग तो होगा, उपयोग तो होगा, लेकिन उसकी वो मजबूती नहीं रहती। अभी की परिस्थिति में, अभी निमाड़ क्षेत्र की, मैं गुर्जर समाज से हूँ, मैं समाज की, गांव-गांव की भी बात कहूँगी कि अभी जो नियम बनाए जा रहे हैं, शादियों को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं
किसी इंसान ने अपने जीवन भर पूंजी कमाई है और वो अपने जीवन की उस पूंजी का कुछ हिस्सा अगर अपने बच्चों की शादी पर अगर उपयोग करना चाहता है तो उसमें प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि आप जो डेकोरेशंस है उसमें इस तरह से करेंगे, आप एक मिठाई बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का नाचना मना है बारात में। दूसरी बात यह है महिलाएं साफे नहीं बांध सकती हैं। परिवेश आप ऐसा बना रहे हैं, लेकिन एक उसमें सबसे बड़ी बात है उस पर कोई बात ही नहीं करता है। महिलाएं तो सब कर रही है, ठीक है, उनकी वेशभूषा पे भी ध्यान दीजिए, उनके कपड़े भी व्यवस्थित होना चाहिए। इस चीज़ में मैं खुद भी आपको यही कहूँगी कि कपड़े हमेशा व्यवस्थित होना चाहिए। आपका शरीर का कौन सा अंग कितना दिखना चाहिए इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन पुरुषों के लिए कुछ दायरे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी की कंडीशन में तो ये हो चुका है कि घर परिवार में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज़ हो, किसी के घर कोई बच्चा होता है तो जिसके घर बच्चा होता है वो पुरुष को उसके दोस्त यही चीज़ पूछते हैं, भाई व्यवस्था कहाँ है, भाई व्यवस्था कहाँ है। तो वो व्यवस्था के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता यहाँ है। पर मैं इंटरप्ट करूँगा। व्यवस्था का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे। व्यवस्था का मतलब छाया जी शराब के बारे में बात कर रही है कि छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, युवा पीढ़ी जो होती है वो बोलती है भैया प्रोग्राम ठीक है, तेरे अगर बच्चा हुआ, शादी हो रही, ठीक है, हमारी व्यवस्था कहाँ है। यानी कि हमें तो वो प्रोग्राम एंजॉय नहीं करना है, वो पीना है बस। तो उसके बारे में आप कंटिन्यू करिए। गणगौर जैसा फेस्टिवल सर, गणगौर को निमाड़ में इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है कि वो माता जी की जो आरती करते हैं हम, आरती जो होती है उसमें जो सामान होता है उसको भी लास्ट में जब विसर्जित करते हैं उसके बाद भी जब तक उसकी सफाई नहीं होती है तब तक गलती से अगर किसी बच्चे का पैर भी लग जाए तो उसको भी गलत माना जाता है। लेकिन जिसके घर रथ दौड़ा रहे हैं उससे उसके दोस्त आकर यही पूछेंगे कि भाई रथ वथ उतारी दिया है, आगे बता कि हमारी व्यवस्था कहाँ है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है और इस चीज़ को बुजुर्गों को भी मुद्दा बनाना चाहिए। गांव में जो बैठक हो रही है उसमें सिर्फ यही चीज़ें कही जा रही है कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, मिठाई एक बनानी चाहिए, डीजे नहीं होंगे या फिर ताशे नहीं होंगे, सिर्फ बाजे रहेंगे। ये सब चीज़ें आप इसलिए कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए, लेकिन व्यवस्था पर आप रोक ही नहीं लगा पा रहे हो। जो लोग जा रहे हैं शादी में, जिसके भी दोस्त, दूल्हे के दोस्त जाते हैं, वो दूल्हा घोड़ी से नीचे नहीं उतरता है, उससे पहले उनको शगुन की राशि पहुंच जाती है और ना वो उस प्रांगण में जाते हैं जो पंडाल लगाया गया है उसमें नहीं जाते हैं, वो तो सीधे पहुंच जाते हैं ढाबे पे। और गांव-गांव में ढाबे तो खुल ही चुके हैं। गांव में व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको क्या चाहिए आपको गांव में हर एक चीज़ मिल जाएगी और ये वाली व्यवस्था तो सबसे पहले मिल जाएगी। अच्छा गाँव में, शहरों में सबसे पहले आप एंटर करोगे तो आपको व्यवस्था ही मिलेगी और उसको बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी अगर गाँव में बुजुर्ग जो है वो इन सब मुद्दों पे अगर बात कर सकते हैं कि महिलाएं नाचेंगी नहीं, आप एक मिठाई बनाइए, इन सब मुद्दों पे अगर बात कर सकते हैं तो इस बात पर खुल के बात क्यों नहीं कर सकते। या तो आप भी उस चीज़ में कहीं ना कहीं, मैं तो यही कहूँगी कि जब दादा पी रहे हैं तो फिर पोते को कैसे रोक सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो सबको समझना तो सबको पड़ेगा। और फिर आप कहते हैं कि संस्कार नहीं रहे, तो संस्कार कैसे रहेंगे। आप इस कोने में बैठे हो, आपका पोता उस कोने में बैठा है और आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, तो संस्कार तो आना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है छाया जी ने कि देखो ये व्यवस्था, यानी कि जो ये शराब पीते हैं लोग, अगर शादी पार्टीज़ में हम बाकी चीज़ों पर हम अगर कसावट कर रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा इस मुद्दे पर भी खुलकर बात करें कि भाई शादियों में या किसी प्रोग्राम में शराब पीकर आना वर्जित होना चाहिए। इससे हम एक समाज को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। आपका कोई ख्वाब जो आप पूरा करना चाहती हैं, कुछ ड्रीम है आपका? सर ख्वाब तो बहुत थे, लेकिन अब सबको पीछे छोड़कर मैं तो संतुष्टि की ओर अग्रसर होना चाहूँगी कि जीवन में कुछ भी करें आप संतुष्ट रहें। और एक चीज़ होती है ना सर कि आपने मुझे बुलाया है, ये आपका आभार है मुझ पर, लेकिन मैं अपने आप को इतना सक्सेसफुल नहीं मानती हूँ। उसका कारण ये है कि लोग या तो पैसे से तोलते हैं, या अभी के दौर में आपको इंस्टाग्राम पे सबसे पहले लोग यही देखेंगे कि आपके फॉलोवर्स कितने हैं।
तो मैं वो दोनों चीज़ों में, दोनों पैरामीटर्स में खरी नहीं उतर पाऊँगी अभी की कंडीशन में। और एक बात है कि सफलता के किस्से तो हर कोई सुनना चाहता है, असफलता की कहानी सुनाने पर कौन जोर देता है। और सफलता में तो हर कोई साथ देता है, असफलता में तो सबसे खास भी हाथ छोड़ देता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने जैसा कि कहा था कि छाया जी शायर भी है, काफ़ी डीप शायरी सुनाती हैं, काफ़ी डीप हैं, काफ़ी बातें उनसे हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। अगला स्टेप क्या है आपका? आप कुछ सोच रही हैं, कुछ प्लान कर रही हैं, या अभी जो ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलेगी? सर, सब प्लान करके देख लिए हैं, अब वो सभी प्लानों को छोड़कर सिर्फ ये सीख लिया है कि अगला कदम जहाँ रखा जाए बस उसके साथ चला जाए। जीवन में जो दौर आ जाए, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान परिस्थितियों का दास होता है, तो जो परिस्थिति सामने आ गई है बस उसको जीवन का हिस्सा बनाइए और उसी के साथ जीना सीखिए, यही मेरा मानना। तो अब हमारा जो पॉडकास्ट है वो एंड की ओर है। वैसे आपसे बातें करते करते ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत सारे सोशल मुद्दों पर बात की जा सकती है, लेकिन अभी हमें लगता है कि अभी समाज को थोड़ा सा और अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारी बातों को गलत तरीके से ना ले, सही तरीके से ले। आप छाया जी, आप काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, आप समाज को लेकर, परिवार को लेकर काफ़ी अवेयर हैं। आप अपने आप को लेकर क्या सोचती हैं कि छाया कौन है और उसकी सोच क्या है? वो अपने आप को, खुद को, अपने बारे में खुद को लेके क्या विचार रखती है? सर, बस 2 लाइनों में ही इसका भी जवाब देना चाहूँगी कि अच्छी शक्लो सूरत तो नहीं पास मेरे, बस सीरत हमेशा साफ़ रखी, और ज़्यादा कुछ कमाया नहीं मैंने, बस शख्सियत हमेशा खास रखी। क्या बात है। तो दोस्तों, आज हमने मिलाया आपको एक ऐसी शख्सियत से जो बीइंग अ गर्ल एक हिम्मत रखती है समाज को बदलने की, समाज को नई दिशा दिखाने की। निमाड़ की छाया आज आपके बीच उपस्थित थी और उन्होंने बेबाकी से, बिल्कुल निडर होके, निर्भीक होके आपके सारे सवालों के जवाब दिए, समाज, परिवार के बारे में बताया। हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं तो हमारे इस पॉडकास्ट की यूट्यूब लिंक आप दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली, पूरा फैमिली वाइज और एक मैसेज वाइज था, तो समाज के हर उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचाएं कि समाज में क्या बदलाव होने चाहिए, एक लड़की को क्या तवज्जो मिलनी चाहिए, उसकी फ्रीडम क्या होती, सारी मुद्दों पर बात हुई। तो इसको शेयर करें। अपना निमाड़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सभी लोग आ सकते हैं, ये किसी पर्टिकुलरली व्यक्ति के लिए नहीं बना है। अपना निमाड़ एक बहुत बड़ा परिवार है जहाँ पर हम निमाड़ के हर उस शख्सियत को यहाँ पर, इस मंच पर लाएंगे जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर किया है, जिससे समाज को प्रेरणा मिले, युवाओं को प्रेरणा मिले, समाज बदले और हम सब बेहतर बने। इन्हीं सभी के साथ थैंक यू सो मच छाया जी, आप आई। थैंक यू सो मच सर, और आप सभी पॉडकास्ट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, और अगले व्यक्ति को किसको बुलाना है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप जिस व्यक्ति का भी नाम लिखेंगे, अगर हम कांटेक्ट कर पाए तो हम उन्हें ज़रूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच।